हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ये चैप्टर एक ऐसे आइडियोलॉजी के बारे में है जो कि 100 साल पहले शुरू हुआ और आज भी यह उतना ही रेलेवेंट रहा है। आज भी यह उतने ही जो है इवन कि इसका और एक्सपेंशन हो रहा है, बस इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या खास बात थी इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में जिसके कारण ये इस हद तक सर्वाइव किया। और इसने जो है आज से 100 साल पहले 1920 से लेकर के 1990 तक तो इसने पूरी दुनिया को इसने हिला के रखा था। नो डाउट उसके बाद भी इसकी वैल्यू रही है, बट अभी जो है इसका नेचर चेंज हुआ है। तो इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से, एडिशनली इसलिए भी क्योंकि यह हमारी पॉलिटिक्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से छूता है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड। पहले हम समझते हैं सोशलिज्म है क्या। तो सोशलिज्म बेसिकली एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि सोसाइटी को फोकस करती है। सोशल सोसाइटी मीन्स यहाँ पर डेवलपमेंट की बात जो है वो इंडिविजुअल की नहीं है। जैसे फ्रांस की जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब जो हमने पढ़ा था तो वहाँ पर बात लिबर्टी की होती थी, इंडिविजुअलिटी की होती थी कि हर एक को उसके राइट्स मिले, सॉरी इंडिविजुअल्स को उसके राइट्स मिले, इंडिविजुअल का बेनिफिट्स हो। यहाँ पर बात पूरे सोसाइटी की होती है कि पूरी सोसाइटी का भलाई हो, स्पेशली जो लोअर सेक्शन है ये उनको फोकस करता है। और यही वजह है कि ये आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए इस चैप्टर में देखते हैं और क्या चीज़ें हैं और इस चैप्टर्स को हम कैसे आगे समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज़ द एज ऑफ सोशल चेंज। जो 19th सेंचुरी के आसपास का जो टाइम है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये बड़ा ही टर्बुलेंट टाइम रहा था। ये वो टाइम था 18 लास्ट से शुरू होता है और 90 तक, जब पूरी दुनिया में नए नए तरह के आइडियोलॉजीज आ रहे हैं। स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही चीज़ें शुरू ही आती है, उसके बाद और भी नए तरह की विचारधाराएं आती है। क्यों आती है? बेसिकली था क्या कि नए शहर जो है बनने लगे थे। शहर कैसे बन रहे थे? नई नई फैक्ट्रियाँ लग रही थी, इंडस्ट्रीज आ रही थी, इसके कारण शहरों में लोगों की गैदरिंग शुरू हो गई। वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या था? लोगों की लिटरेसी बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे लोग जब पढ़ना लिखना शुरू किए तो उन्हें पता चलने, ये महसूस करना शुरू किया कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। पहले क्या माना जाता था कि आपने पिछले जन्म में पाप किए हैं, आपने कुछ गलतियाँ की है तो आपको ईश्वर आपको दंड दे रहा है। अब वो मान रहे हैं कि नहीं साहब, अगर हम गरीब हैं, अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इसकी वजह हम नहीं हैं, इसके पीछे जो है ये वो जो है लोग हैं जो कि हमको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। इन सब कारणों से न सिर्फ यूरोप में बल्कि एशिया में नए नए तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए तरह की सोचने समझने की क्षमता आ रही है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये पूरा पीरियड ही जो है ज़बरदस्त सोशल चेंज का था और इस चीज़ को पूरी दुनिया में महसूस किया गया। इवन कि इंडिया में भी जो है राजा राम मोहन रॉय और एच.वी. डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, बेसिकली ये जो है यूरोपियन थे। ये सब आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट थोड़ा सा रेफरेंस के लिए जान लो। एक यूरोपियन ही थे जो कि इंडिया में आकर के इंडियन के बेनिफिट्स के लिए काम किए हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी दुनिया में जो है ज़बरदस्त चेंजेज आते हैं और नए नए तरह की विचारधाराएं पनपती हैं। कौन कौन सी थी? तो बेसिकली 3 बड़ी आइडियोलॉजीज आती हैं, याद रखिएगा, एग्जाम पर्पज से ये अक्सर पूछता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो 3 तरह की आइडियोलॉजी है। लिबरल्स कौन है? तो बेसिकली दीज आर द मिडिल क्लास पीपल। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। इनकी डिमांड क्या है? तो ये लोग चाहते थे कि जो आप बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो जो है आप जो भी जिसके हाथ में भी पैसा है ये उनके लिए जो है वैल्यूज़ की डिमांड करते हैं। पहली चीज़, लिबरल्स कौन है? मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि जो वोटिंग राइट है या दूसरे जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की ओर से, ये उन लोगों को मिलने चाहिए जिनके हाथ में पैसा है। ठीक है, उन इन्होंने जो है सेकुलरिज्म की बात की। इन्होंने कहा कि सरकारों को बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और हर एक को इक्वालिटी देनी चाहिए, आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो है लिबरल्स की डिमांड है। हम आगे चलते हैं। दूसरी जो सोसाइटी थी वो थे जो है आप रेडिकल्स। अभी इस पर बाद में फिर से देखेंगे। जो रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स वो हैं जो चाहते सोसाइटी में बहुत तेज चेंज हो। लिबरल्स चाहते धीरे धीरे चेंज हो। उनको वो किसी रेवोल्यूशन की बात नहीं करते। वो कहते हैं
कि सोसाइटी जो है धीरे धीरे जो है इम्प्रूव होती है, चूँकि बेसिकली बिजनेसमैन थे, उनको पता था सोसाइटी में दंगा फसाद होगा तो जो है सबसे पहले इनकी फैक्ट्री में ही आग लगाई जाएगी, इनके बिल्डिंग्स को ही खतरा किया जाएगा। तो ये चाहते हैं स्लो चेंजेस हो, रेडिकल्स चाहते हैं रैपिड चेंज हो। अच्छा, रेडिकल्स का जो है वोटर का जो क्लास कौन सा था, तो बेसिकली दीज आर द लोअर क्लास, इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। तो ये लोग यूनाइट होकर डिमांड करना शुरू किए कि साफ सोसाइटी में तेज़ी से चेंज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो जो वोटिंग राइट है ये सबको दिया जाए, जो वोटिंग राइट है ये सबको दिया जाए, ये एक खास क्लास के लिए बिल्कुल ना हो, ठीक है। एडिशनली जो रेडिकल्स हैं ये जो है क्या कहते हैं, ये चाहते हैं कि सोसाइटी में एक इक्वालिटी हो। लिबरल्स क्या चाहते हैं कि सोसाइटी में जो है लिबर्टी हो। इनका फोकस क्या है, सोसाइटी में इक्वालिटी हो। वोटिंग राइट्स, लिबरल्स की जो डिमांड थी कि जो वोटिंग राइट जो है किसी भी हाल में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को आप वोटिंग राइट मत दीजिए, वोटिंग राइट सिर्फ उनको दीजिए जिनके हाथ में प्रॉपर्टी हो। इवन कि अगर महिलाओं के पास प्रॉपर्टी भी हो तो भी उनको मत दीजिए। ये लिबरल्स की आइडियोलॉजी है, अभी एक साथ देखेंगे। दूसरी ओर जो रेडिकल्स हैं ये चाहते हैं वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए, जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक आदमी के हाथ में ना हो, ये जो है पूरी सोसाइटी की हो। ये जो है रेडिकल्स की डिमांड है। एक तीसरा ग्रुप था कंजर्वेटिव, बेसिकली ये पुराने लैंडलॉर्ड्स थे, रूरल एलिट्स थे। इनका डिमांड ये था सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लिबरल्स कह रहे हैं स्लो चेंज, रेडिकल्स कह रहे हैं फास्ट चेंज, और कंजर्वेटिव कहते हैं नई चेंज। अब कंजर्वेटिव और क्या कहते हैं, इनका कहना था साफ साहब किसी को वोटिंग देने की ज़रूरत नहीं है, पुराने जो एलिट्स हैं जिनके हाथ में पावर है उन्हीं के हाथ में पावर रहेगी, किसी और को मत दीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की ओर से प्रिविलेज मिल रहे हैं, ये बाय बर्थ मिलने चाहिए, ये किसी और को नहीं बांटे जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है एलीट क्लास है। फिर से एक बार जो है शॉर्ट में आकर के देखने की कोशिश करते हैं जिससे हमको चीज़ें साफ साफ समझ में आए। लिबरल्स कौन है, तो बेसिकली ये जो है मिडिल क्लास है, ठीक है। दूसरा, सोसाइटी में जो है ये बेहद स्लो चेंजेस चाहते हैं, सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो। इनका जो मेन फोकस है ये लिबर्टी पे है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि जो वोटिंग राइट है वो लिमिटेड हो और कुछ रिच लोगों तक ही हो, सबको वोटिंग राइट देने की ज़रूरत नहीं है। ये लिबरल्स का हो गया। रेडिकल्स क्या चाहते हैं, तो ये इनका मेन फोकस है इक्वालिटी पे, कि जो कंट्री में जितने भी लोग हो, इवन कि वर्ल्ड में जितने लोग हैं सभी लोग इक्वल हों, सबको इक्वल स्टेटस मिले। दूसरा, सोसाइटी में रैपिड चेंज हो, कि मतलब इनका कहना था धीरे धीरे चेंज करेंगे साहब तो दुनिया चेंज नहीं होने वाली, हमको एक झटके में एक बड़ा स्ट्रांग मूवमेंट करके पूरे पुराने सिस्टम को ध्वस्त कर देना और अपना जो है एक नया सिस्टम बनाना है। तो रैपिड चेंज, इसमें इनके फॉलोअर्स कौन है, तो बेसिकली लोअर क्लास है, वीकर सेक्शन है, गरीब है, और यूनाइट होकर के ये सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। और इनका कहना था वोटिंग राइट सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। जो कंजर्वेटिव्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स का इनका कहना था जो कंजर्वेटिव्स प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ पे फोकस कर रहे थे। इट मीन्स कि जो स्पेशल बेनिफिट्स हैं, मीन्स वोटिंग राइट हो गया या दूसरे जो बेनिफिट्स मिलने वाले थे गवर्नमेंट की ओर से, कि मतलब ज़मीनें खरीदने का हक और जो है लोगों पर रूल करने का हक, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेने का हक, ये सारा बाय बर्थ होना चाहिए। ये किसी भी अरे गहरे कॉमन आदमी को नहीं पकड़ा देना चाहिए था। इनका कहना था कि सोसाइटी में कोई चेंज नहीं चाहिए। ये बेसिकली ओल्ड एरिस्टोक्रेट फैमिलीज़ को बिलोंग कर रहे थे। वोटिंग राइट्स इनका कहना था कि पुराने लोगों को ही मिलना चाहिए, जो पुराने ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स, ऑफिसर्स, हाई क्लास लोग हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, कॉमन लोगों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, आपको ये समझने में आसानी होगी। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे फिर से, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो मैंने जैसा कि बताया था 18th-19th सेंचुरी जो है एक ज़बरदस्त टर्बुलेंट टाइम है, जबकि सोसाइटी में ज़बरदस्त चेंजेज हो रहे हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में जो है लोग शहरों में आ रहे हैं। क्यों? बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ ग्रो कर रहे हैं, रेलवे एक्सपैंड कर रही है। अब दिक्कत ये थी कि उस दौर की गवर्नमेंट जो है कॉमन लोगों के बारे में इतना सोचती नहीं थी। तो होता क्या है, एक और जो है बड़े बड़े बिजनेसमैनों के आलीशान बंगले बन रहे हैं, पैलेसेस बन रहे हैं, चूँकि चीज़ों को सेल करने से बहुत प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी ओर काफ़ी लंबी लंबी झुग्गी झोपड़पट्टियाँ बन रही हैं। इन झोपड़पट्टियों में मैन, वेमेन, चिल्ड्रन सभी को जो है इन वर्क करना होता था। 18-18 घंटे, 12-12 से 18 घंटे बहुत नॉर्मल होते थे काम करने के लिए।
मशीनों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो बार बार एक्सीडेंट होते थे। और मालिक करते क्या थे, जैसे एक्सीडेंट हुआ उठा के इसको बाहर फेंको। माइंस उतने वेल मैनेज नहीं थे, तो पता चला 100 वर्कर्स अंदर गए, मिट्टी में दब गए और मालिक ने उठा करके इग्नोर कर दिया। वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, तो लेबर्स की जो सैलरी थी वो बहुत कम हो गई। कई बार क्या होता था, चीज़ों की डिमांड घट जाती थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल जाती थी। चूँकि फैक्ट्री बंद हो गई तो वर्कर्स को जो है अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती थी। कई बार क्या होता था, कोई पेंशन की फैसिलिटी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, हाउसिंग सैनिटेशन जैसी कुछ था नहीं कि सरकार एक प्रॉपर प्लान करके उनको जो है अच्छे घर और साफ़ सफाई मेंटेन करे। तो कुल मिलाकर के जो है शहर जो एक ज़बरदस्त डिस्टर्ब्ड इलाके थे, जहाँ पर अच्छा आप जब इस तरह से काम नहीं था तो फिर चोरी और क्राइम दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश में थे कि किस तरह से इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एक छोटा सा रेफरेंस है, आज सफ्रेगेट मूवमेंट क्या है, तो बेसिकली ये एक वुमेंस मूवमेंट था जिनकी डिमांड थी कि साहब हमको ही वोटिंग राइट मिले। एक्चुअली वो भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे और उनको लग रहा था कि जब तक हमारे पास वोटिंग राइट नहीं होगा तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसीलिए इनकी डिमांड आई थी कि हमको भी वोटिंग राइट दिया जाए। जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वो किसी न किसी एक इंडिविजुअल की ही थी, और जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे कि जो भी राइट्स हैं वो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों बिजनेसमैनों को मिले। दूसरी ओर जो है रेडिकल्स हैं वो चाहते हैं कि साहब जो वोटिंग राइट है वो वर्कर्स, कॉमन मैन सबको मिले। ठीक है, दोनों लोग एक चीज़ पर जो है आश्वस्त हैं, एक चीज़ के लिए अश्योर्ड हैं कि जो प्रिविलेज बेस्ड बाई बर्थ है, ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, जो पुराने एलिट्स लोग की जो प्रिविलेज है उसको ख़त्म होना चाहिए। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो ये सब इनकी जो है बेसिक डिमांड थी। इसी टाइम नेशनलिस्ट मूवमेंट भी शुरू होता है। नेशनलिस्ट मूवमेंट ये आपको इस साल नहीं पढ़ना, इसको बेसिकली जो है अगले साल 10th में जो ये चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी। अलग अलग कंट्री में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, हर जगह जो है ये पुराने राजाओं को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं एक ऐसी सरकार बने जो हमारे देश के अपने लोगों की भलाई के लिए हो, न कि बाहरियों के लिए। इसी में एक रेफरेंस आता है गुस्ताफ मैजिनी का, ये सब आपको जो है 10th में मिलेगा, तो यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, टॉपिक पे आते हैं, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है यूरोप में किस तरह से डेवलप हुई, तो आपको ये तो बता दिया था कि सोशलिज्म है क्या। तो सोशलिज्म का जो मेन फोकस है वो सोसाइटी को के डेवलपमेंट पे है कि पूरी सोसाइटी ग्रो करनी चाहिए, स्पेशली जो इसका वीकर सेक्शन है उस पर ग्रो हो, उनकी ग्रोथ हो। तो इन्होंने साफ साफ जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, लैंड्स हैं, हाउसेज हैं, सब सरकार की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कि जो है यह सरकार की संपत्ति होनी चाहिए और सरकार उनको जो है घर और बिल्डिंग्स, जॉब दे जिनको इसकी ज़रूरत है, और जो मेहनत करें उन्हीं को चीज़ें मिले, न कि जो है कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो और बिना काम किए ही खूब सारा पैसा कमा रहे हों। तो ये इनका जो है मेन आइडियोलॉजी था। तो 3 बेसिक आइडियोलॉजी आती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे थिंकर्स थे, बट 3 नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़ना है, और इन्होंने जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप किया। पहले साहब थे रॉबर्ट ओवन। बेसिकली ये ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जो कि अमेरिका जाके सेटल हो गए थे। ठीक है, रॉबर्ट ओवन कौन, ब्रिटिश बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, जो कि अमेरिका सेटल हुए। तो किया क्या था कि अब अमेरिका में तो उस तरह से उतना डेवलप था नहीं, तो उन्होंने इंग्लैंड से कई अपने दोस्तों के साथ गए और उन्होंने जो है अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया, कहा कि ठीक है हम सारे लोग जो है अमेरिका चल रहे हैं, वहाँ चल करके हम एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाएंगे, मीन्स मिलजुल करके काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक कॉलोनी बनाई, न्यू हार्मनी, इंडियाना अमेरिका में एक जगह है वहीं पर, और फाइनली इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। और उनके यहाँ कोई झगड़ा नहीं रहा। नॉर्मली क्या होता था उस दौर में, हालांकि आज भी ये चीज़ चलती है, मालिक और मजदूर के बीच हमेशा झगड़ा चलता है। किस बात का? मजदूर चाहता है कम से कम काम करें और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, सॉरी, सैलरी बहुत ज़्यादा मिले। मालिक क्या चाहता है, सैलरी कम से कम देना पड़े और हमको जो है क्या कहते हैं, काम खूब ज़्यादा करें, ज़्यादा काम करें, सैलरी कम मांगे। मजदूर क्या चाहता है, कम काम करना पड़े, तनख्वाह खूब मिले, और इसी कारण हमेशा एक क्लैश चलता है। तो इसका सॉल्यूशन रॉबर्ट ओवन ने दिया कि साहब एक कोऑपरेटिव बना दीजिए, सारे जो मालिकों को एक कोऑपरेटिव बना देना चाहिए जिसमें जो वर्कर्स हैं वो भी प्रॉफिट के हिस्सेदार हों। इससे क्या होगा
कि वर्कर्स ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वर्कर्स की सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये रॉबर्ट ओवन का आइडिया था, ठीक है। लेकिन ये काम रॉबर्ट ओवन ने इंडिविजुअल लेवल पे कहा। दूसरे जो थिंकर थे लुइस ब्लैंक, ये बेसिकली एक फ्रेंच थिंकर थे, फ्रांस के थे। इन्होंने कहा साहब कोऑपरेटिव अपने मन से सक्सेसफुल नहीं होगा, उसके पीछे गवर्नमेंट को लगना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, मुकेश अंबानी क्यों चाहेगा कि वो अपना प्रॉफिट अपने वर्कर्स के साथ शेयर करे? वो तो तभी होगा जब ऊपर से प्रेशर आएगा। तो वही उन्होंने कहा कि सरकारों को जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन सबकी जो प्रॉपर्टी को कोऑपरेटिव में कन्वर्ट कर देना चाहिए, उनके लिए कंपल्सन कर देना चाहिए कि वो अपना प्रॉफिट वर्कर्स के साथ शेयर करें। इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स को जब बेनिफिट मिलने लगेगा तो वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे और जो है फैक्ट्री स्मूथली चलनी शुरू होगी। तो ये दो आइडियोलॉजी हो गई। रॉबर्ट ओवन वो चाहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे कोऑपरेटिव बने, लुइस ब्लैंक वो चाहते हैं कि सरकार जो है इन कोऑपरेटिव्स को डेवलप करे। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो है कार्ल मार्क्स का, और इनके एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपनी आइडियोलॉजी को बड़े साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन्होंने जो है लाइन दर लाइन चीज़ों को समझाया कि कैसे जो है सोशलिस्ट सिस्टम काम करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है उन्होंने वेल्थ को समझाने की कोशिश की कि पैसा जनरेट कैसे होता है। एक्चुअल में ये आइडियोलॉजी किसी और ने दी थी, बट इसको जो है इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब पैसा जनरेट कैसे होता है, जैसे मान लो जंगल में लकड़ी है, ठीक है, पेड़ हैं ढेर सारे, तो उनसी लकड़ी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो ईजी अवेलेबल है, ठीक है। हालांकि आज के दौर में तो लकड़ी नहीं काट सकते, सरकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट एक टाइम था कि आप जंगल से कैसे भी जाओ, जिसको भी जरूरत हो लकड़ी लेके आओ। तो जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है उसकी कीमत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई बंदा उस लकड़ी को काटे, फिर उसको शेप दे करके उसको टेबल कुर्सी में बना दे, तो फिर उस लोग उसको खरीदने को तैयार हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो मज़दूर की मेहनत है उसने जो है उस क्या लकड़ी में वैल्यू क्रिएट कर दी। अब जो है वो जंगल की लकड़ी जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, अब उसकी एक वैल्यू बन गई, वो जो है एक बिकने को तैयार हो गई। तो मार्क्स का कहना ये था कि किसी भी चीज़ में वैल्यू क्रिएशन जो है मजदूर करता है। सीधी सी बात है, मुकेश अंबानी खुद तेल नहीं निकालने आता, ज़मीन के अंदर से जो तेल निकलता है वो मजदूर निकालते हैं। तो मार्क्स का कहना ये था, या फिर जो कोई एक बिस्किट की फैक्ट्री ब्रिटानिया का ले लो, तो जो उसका मालिक है नुस्ली वार्डिया, वो तो जाके एक एक बिस्किट नहीं बना रहा, बनाने वाले तो वर्कर्स हैं, लेकिन प्रॉफिट का जो मोस्ट ऑफ हिस्सा है वो मालिक के पास चला जाता, मजदूरों के पास नहीं जाता। तो मार्क्स का कहता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पैसे का जो क्रिएशन है, वेल्थ का क्रिएशन है, ये वर्कर्स करते हैं। वर्कर्स अपनी मेहनत से चीज़ों में वेल्थ डाल की वैल्यू बनाते हैं। और होता क्या है, इस वैल्यू का, इस पैसे का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा मालिक खुद रख लेता है, वर्कर्स को नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि अगर वाकई मज़दूरों की कंडीशन को सुधारना है तो मज़दूरों को यूनाइट होकर के लड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है, ये जो धर्म है, ये सब जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाए गए हैं, गरीबों के लिए, कॉमन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग दौर में जब बड़े ये जो बिजनेसमैन हैं या जब बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जब बने तो इनके दिमाग में डर था कि इनके जो मज़दूर हैं वो लड़ाई कर सकते हैं, इनसे जो है इनके लैंड छीन सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो है सरकार बनाई, सेना बनाई, पुलिस बनाई कि अगर कभी मज़दूर इनसे लड़ने आएंगे, अगर कभी मज़दूर जो है इनकी ज़मीनें छीनने या इनके बिजनेस इंडस्ट्री को छीनने आएंगे, तो ये पुलिस और ये आर्मी ही इनको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। उन्होंने कहा धर्म भी जो है अपने आप में एक तरह की अफीम है, जो हमको ये बताता है कि हमारी लाइफ में जो गरीबी है, दुख है, यह जो है पुराने पापों का दंड है। उन्होंने कहा यह हमें कभी सोचने नहीं देता कि कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा लैंडलॉर्ड हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसलिए हम गरीब हैं। तो मार्क्स ने चीज़ों को बड़े साइंटिफिक तरीके से समझाया और लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया, स्पेशली वर्कर्स को, कि आपको जो है अगर अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको यूनाइट होना पड़ेगा। उसका फेमस स्टेटमेंट है, दुनिया भर के मज़दूरों, बी यूनाइटेड। आपके पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को सब कुछ है। सीधी सी बात, आप गरीब हो, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो आप खोओगे क्या। लेकिन अगर आप लड़ाई लड़ते हो तो आप जो है सारे इंडस्ट्रीज़ पे कब्जा करोगे और फिर जो है आपको सब कुछ मिलेगा। तो उसने जो है कैसे जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, इसका ही प्लान दिया। उसने कहा कि सारे वर्कर्स को यूनाइट होना होगा, यूनाइट होने के बाद सरकार पर आपको कब्जा करना पड़ेगा। सरकार पर जब कब्जा हो जाएगी तो उसके बाद से आप जो है सरकार की जो सेना है
पुलिस है, उसके माध्यम से आप सारे इंडस्ट्रीज़ पर को नेशनलाइज कर दोगे, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो है वर्कर्स को आइडियल सैलरी मिलनी शुरू होगी, उनके लिए अच्छे घर मिलेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो मार्क्स के जो आइडियाज़ थे ये जो है ज़बरदस्त वर्कर्स को समझ में आते हैं। और इसने चूँकि ये पहला जो थिंकर था जिसने सक्सेसफुली न सिर्फ अपनी बात कही बल्कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसका जो है स्टेप दर स्टेप जो है पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। यही वजह है कि मार्क्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर जो है बन करके सामने आता है। सपोर्ट फॉर नेशनलिज्म सोशलिज्म 1870s के आसपास जब उसकी जो आइडियोलॉजी आई थी उसके बाद से जो है दुनिया भर में, इस दुनिया भर क्या कहें सही मायनों में यूरोप भर में वर्कर्स का एसोसिएशन बहुत तेज़ी से बनना शुरू हुआ। और जो है उन्होंने जो है एक इंटरनेशनल बॉडी बनानी शुरू की। मेनली यूरोप का ही था क्योंकि यूरोप में ही वर्कर्स उतने ज़्यादा एक्टिव थे, बट नाम उन्होंने इंटरनेशनल कहा। तो कई इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई जिसमें उन्होंने जो है इस बात पर प्लानिंग करनी शुरू की कि कैसे जो है हम अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करें। धीरे धीरे जो है इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स के बड़े बड़े एसोसिएशन बने और उन्होंने जो है कलेक्टिवली स्ट्रगल करना शुरू किया बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन के लिए। अच्छी सैलरी मिले, अच्छी जो है कम वर्किंग आवर्स हो, हमको बेहतर बेनिफिट्स मिले। तो दोनों ही इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थे उस दौर में। सबसे अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे पहले यहाँ पे हुआ। उन्होंने जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। इवन कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसने इलेक्शन जो है जीतना भी शुरू कर दिया। 1905 में जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनती है और इसी आसपास जो है फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनती है। फिर भी 1914 तक कहीं भी इनकी अपनी सरकार नहीं बन पाई थी। उसकी भी वजह था क्या कि वोटिंग राइट बहुत लिमिटेड था और जो है उसके लिए कि लिमिटेड इनकम क्राइटेरिया था। तो नेचुरली मोस्ट ऑफ इनके सपोर्टर वर्कर्स थे, तो इसलिए इनकी सरकार बन पाना आसान नहीं था। फिर भी बहुत तेज़ी से इनका प्रभाव बढ़ रहा है, इनके सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं और शहरों में हड़ताल जो है बहुत नॉर्मल सी हो गई है। दूसरी चीज़, इसका जो चैप्टर का नेक्स्ट जो सेक्शन है रशियन रेवोल्यूशन, कि रशिया में ही सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्यों हुआ। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मजदूरों का मूवमेंट बढ़ेगा और जो कंट्री जितना इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा उतना ही जो है उसके यहाँ रेवोल्यूशन होने के चांसेस होंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि रशिया जो है एक बहुत ही बैकवर्ड कंट्री था यूरोप के हिसाब से। एशिया के हिसाब से तो थोड़ा बेहतर ही था, बट यूरोप के हिसाब से एक बैकवर्ड कंट्री था। फिर भी वहाँ रेवोल्यूशन होता है। अब सवाल ये आता है कि रशिया में ही रेवोल्यूशन क्यों हुआ, ये रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन या दूसरे कंट्री में क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो है ये टॉपिक जो है हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए जो है इस चैप्टर को यहीं बाइंड अप करते हैं, इस टॉपिक को बाइंड अप करते हैं। अब वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।